हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय एक भूमंडलीकृत विश्व कामना का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। आज जो हम वर्तमान में एक भूमंडलीकृत विश्व देख रहे हैं, जिसमें विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको बनने में किन किन मुख्य घटनाओं की भूमिका रही, उन घटनाओं को हम देखेंगे और जानेंगे कि उन घटनाओं के कारण विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई, जिनके कारण विश्व के देश एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए और धीरे धीरे करके एक ग्लोबल विश्व का निर्माण हो गया। पूरा विश्व है एक गांव के रूप में, एक बाज़ार के रूप में परिवर्तित हो गया। तो वो इतिहास की वो ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण ये सब संभव हो पाया। इस लेक्चर में हम उन सब घटनाओं का अध्ययन करेंगे और उनके प्रभाव, उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक ग्लोबल विश्व को जान लेते हैं। पहले तो हम दुनिया के विभिन्न देश व्यापार और विचारों तथा संस्कृति के आदान प्रदान के कारण एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आधुनिक युग में आपसी संपर्क तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये संपर्क हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी देखने को मिलता था। वर्तमान समय में हम जो देख रहे हैं, विभिन्न देशों के बीच व्यापार, विचार और संस्कृति का आदान प्रदान, ये हमें प्राचीन समय से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसका स्तर काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने बात की, उस समय जो विश्व था एक दूसरे से आदान प्रदान करता था, उसमें सिल्क रूट की बड़ी भूमिका रहती थी। तो सिल्क रूट को जान लेते हैं हम। सिल्क रूट क्या था? चीन को पश्चिमी देशों और अन्य देशों से जोड़ने वाला जो व्यापार मार्ग था, उसको सिल्क रूट कहा जाता था। वो मार्ग जो चीन को पश्चिमी देश व विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ता था, उस मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता था। उस ज़माने में कई सिल्क रूट थे और सिल्क रूट ईसाई युग की शुरुआत से पहले से ही अस्तित्व में था और 15वीं सदी तक बरकरार रहा था। मतलब कि सिल्क रूट की इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि प्राचीन समय से ही, मतलब कि ईसाई युग की शुरुआत से पहले से ही अस्तित्व में था और 15वीं सदी तक सिल्क रूट बरकरार रहा है। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना चांदी इसी सिल्क रूट से आते जाते थे और सिल्क रूट के रास्ते से ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। तो ये था सिल्क रूट, सिल्क रूट का अर्थ और सिल्क रूट की भूमिका विश्व को एक दूसरे के नज़दीक लाने में। अब हम देखते हैं पूरे विश्व में भोजन की यात्रा, जो आजकल हम वर्तमान समय में देखते हैं कि नूडल्स वो चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचे थे। भारत में हम नूडल्स का देसी संस्करण देख सकते हैं, जिसको हम सेवियों के रूप में वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इसी अगर नूडल का हम इटालियन रूप देखें, मतलब इटली में जो नूडल्स का रूप है उसको स्पैगेटी कहा जाता है। तो ये भोजन की यात्रा के द्वारा हम देख रहे हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा और उसी के साथ साथ देश, विश्व के अनेक देशों में दूसरे देशों की संस्कृतियां फैलती चली गई। आजकल के जो हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, वो आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, शकरकंद, इन सभी से बने होते हैं। और ये सभी यूरोप से तब आए थे जब कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला था। मतलब कि विश्व के अन्य भागों में ये पहले नहीं देखने को मिलते थे, ये सिर्फ यूरोप में देखने को मिलते थे। लेकिन जब कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला, तो कोलंबस के साथ साथ ये आलू, मिर्च, टमाटर भी यूरोप से अमेरिकी महाद्वीपों में पहुँचे और वहाँ से विश्व के अन्य भागों में फैलते चले गए। आलू के आने के बाद यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आए थे। आलू के आने के बाद यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सकें, अधिक दिन तक जी सकें। और आलू का इतना महत्व बढ़ गया था कि एक बार
1840 के दशक में किसी बीमारी ने आलू की फसल तबाह कर दी थी। तो आलू की फसल तबाह होने के कारण कई लाख लोग भूख से मर गए थे। मतलब कि आलू इतना बड़ा भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। अगर आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मारे गए और उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये था भोजन की यात्रा और आयरिश अकाल। अब हम देखेंगे बीमारी, व्यापार और फतेह। ये किस तरह विश्व के अनेक देशों में दूसरे देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए, उसमें व्यापार की क्या भूमिका रही, बीमारी की क्या भूमिका रही, और किस तरह यूरोपीय देशों ने एशिया और अमेरिका के देशों को जीता था। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों में समुद्री मार्ग की खोज कर ली थी। 16वीं सदी में यूरोप के जो नाविक थे उन्होंने एशिया और अमेरिका के देशों में जाने के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया। नए समुद्री मार्ग की खोज ने सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद मिली, बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव भी रखी। मतलब उन समुद्री मार्गों से यूरोप के निवासी अपने व्यापार तो करते ही थे, उसके साथ ही वो दूसरे देशों में अपनी नौसेना ले जाते और वहाँ पर जीत हासिल करके उनको अपने उपनिवेश बना लेते थे। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर खनिजों का अकूत भंडार था और अमेरिकी महाद्वीप में अनाज भी पूरी भरपूर मात्रा में मिलता था। इसी कारण से अमेरिका में अनाज और खनिज होने के कारण दुनिया के जो दूसरे लोग थे, दूसरे भागों में रहने वाले लोग थे जहाँ पर खनिज और अनाज नहीं थे, उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 16वीं सदी के मध्य तक जब हमने देखा था कि 16वीं सदी के आरंभ में उन्होंने नाविकों ने नौसेना के लिए मार्ग खोज लिया था, समुद्री मार्ग खोज लिया था। तो 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। मतलब कि स्पेन और पुर्तगाल ने अमेरिकी महाद्वीप के छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और वो ऐसा कैसे कर पाए? यूरोपीय लोग यानी कि पुर्तगाल और स्पेन के लोग अमेरिकी उपनिवेशों को कैसे बना पाए, कैसे अमेरिकी देशों को जीत पाए? उन्होंने यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं मिली, बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप में एक बीमारी आई थी, चेचक की बीमारी। चेचक का आक्रमण हुआ था जो अमेरिका में पहले नहीं हुआ था। तो यूरोप में जब चेचक का आक्रमण हुआ तो यूरोपीय लोगों ने वहाँ की उस बीमारी की, चेचक की दवाई खोज ली और उस दवाई के कारण यूरोप के लोगों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गई थी। लेकिन जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुँचे तो उन्हीं के साथ साथ वो चेचक का कीटाणु वायरस अमेरिका में पहुँच गया। अमेरिका के लोगों ने अब तक चेचक के वायरस से सामना नहीं किया था, इसलिए उन लोगों के शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत ही कम थी, जिस कारण अमेरिका में ये चेचक का जीवाणु बहुत जल्दी फैल गया और अमेरिका के कई भागों की पूरी आबादी को साफ कर दिया। और इस बीमारी के कारण अमेरिका बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया, जिससे यूरोपीय लोगों ने अमेरिका पर जीत हासिल करना बिल्कुल आसान हो गया। तो ये था बीमारी, व्यापार और फतेह कि यूरोपीय निवासियों ने समुद्री मार्ग की खोज की और वो व्यापार करने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए एशिया और अमेरिका के देशों में गए। उनके साथ ही चेचक का वायरस गया, जिसके कारण अमेरिका में महामारी फैल गई, बीमारी फैल गई, पूरी की पूरी आबादी साफ हो गई और उसी बीमारी के कारण यूरोपीय लोग अमेरिकी देशों को जीतने में आसानी से उन पर जीत हासिल कर पाए। 19वीं सदी तक हम देखें तो यूरोप में बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव। धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सज़ा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और इससे उनकी काफ़ी तरक्की हुई। 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया में सबसे धनी देश हुआ करते थे। जिस तरह हम कई बार सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो उसी तरह ये बात है कि 18वीं सदी तक हम भारत और चीन को सबसे धनी देश हुआ करते। लेकिन 15वीं सदी में चीन ने अपने आप को दूसरे देशों से अलग थलग रखना शुरू कर दिया था और इसी कारण से चीन का प्रभाव घटने लगा था कि
चीन ने अपने आप को दूसरे देशों से अलग थलग कर लिया। चीन ने जब अपने आप को दूसरे देशों से अलग थलग कर लिया तो उस समय अमेरिका का प्रभाव बढ़ने लगा, और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व के व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया। जो व्यापार का केंद्र बिंदु भारत और चीन थे, वो अब केंद्र बिंदु यूरोप की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि चीन ने अपने आप को विश्व के अन्य देशों से अलग थलग कर लिया था। 19वीं सदी 1815 से 1914, 19वीं सदी में दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत जटिल बदलाव हुए, और उन बदलावों के कारण विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण भी बदल गए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार का था। देशों के बीच आर्थिक आदान प्रदान को 3 प्रकार का माना जाता है। पहला है व्यापार का आदान प्रदान, दूसरा है श्रम का आदान प्रदान, तीसरा है पूंजी का आदान प्रदान। मतलब व्यापार का आदान प्रदान जब देश आपस में वस्तुओं का खरीदना और बेचना करते थे तो इसको व्यापार का आदान प्रदान माना गया। श्रम का आदान प्रदान जब किसी एक देश से व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे देश में जाता है तो ये है श्रम का आदान प्रदान। और पूंजी का आदान प्रदान जब किसी देश के विदेशी निवेशक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं तो ये है पूंजी का आदान प्रदान। तो अर्थशास्त्री आर्थिक आदान प्रदान इन 3 प्रकार से मानते हैं। अब हम देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण किस तरह हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन घटनाओं के क्या क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम देखेंगे यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलता स्वरूप। हम देखते हैं कि वैसे तो हर देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन यूरोप में आत्मनिर्भर होने का मतलब था कि लोगों के लिए घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। मतलब यूरोप में कृषि योग्य भूमि इतनी अधिक नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर अगर वो अपनी भूमि में उगाया हुआ अनाज पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं तो इसका ये मतलब होता कि वो घटिया क्वालिटी का अनाज यूरोप के लोगों को खिलाते। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई, और जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ पर भोजन की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस भोजन की मांग के बढ़ने के कारण जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्के के आयात पर नियंत्रण लगा दिया। मतलब कि भोजन की मांग को पूरा करने के लिए मक्के का आयात किया जाता था। मक्का है, वो मक्का शब्द है जो गेहूँ, जई और जौ सहित सभी अनाज को दर्शाता है। तो जब यूरोप की जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी, तो ज़मींदारों ने सोचा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने यहाँ उगाया हुआ अनाज लोगों को उपलब्ध कराएंगे और अपना विकास करेंगे। इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि मक्के का आयात रोक दिया जाए, उस पर बहुत सारे कर लगा दिए जाएं, जिसे कॉर्न लॉ का नाम दिया गया। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब मक्के का आयात पर नियंत्रण लगा दिए गए तो ब्रिटेन में भोजन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो भी यही चाहते थे जो ज़मींदार थे। इसके बाद उद्योगपति और शहरी लोगों ने सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने के लिए बाधित किया। जब भोजन की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई तो उद्योगपति और शहरी लोगों ने सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने के लिए बाधित कर दिया। क्या था कॉर्न लॉ? 1815 से 1846 के बीच यूनाइटेड किंगडम में जो खाद्य पदार्थ अनाज दूसरे देशों से मंगाया जाता था उस पर टैरिफ और बहुत सारे व्यापार प्रतिबंध लगाए जाते थे, जिसको कॉर्न लॉ का नाम दिया जाता था। कॉर्न लॉ इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ब्रिटिश अंग्रेजी में मकई शब्द गेहूँ, जई और जौ सहित सभी अनाजों को दर्शाता है। तो ये था कॉर्न लॉ। और यूरोप में जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की मांग बढ़ी और आत्मनिर्भर होने के कारण ज़मींदारों ने सरकार पर दबाव बनाया, और उस दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न लॉ बनाया। कॉर्न लॉ के कारण वहाँ पर अनाज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कीमतें बढ़ी तो व्यापारियों, उद्योगपतियों और शहरी लोगों में रोष हुआ, और उस रोष के कारण कॉर्न लॉ को समाप्त करना पड़ा। तो ये थे यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलता स्वरूप। कॉर्न लॉ जब हटा दिया गया, कॉर्न लॉ को हमने जाना, कॉर्न लॉ को क्यों लागू किया था वो जाना, उसको क्यों हटाया गया वो हमने जाना। लेकिन हम अब देखते हैं कि उसके हटने के क्या क्या प्रभाव हुए।
कार्नला के हटने का मतलब था कि ब्रिटेन में जिस भाव पर भोजन का उत्पादन होता था उससे कहीं सस्ते दर पर उसे आयात किया जा सकता था। मतलब कि ब्रिटेन में जो अनाज उगाने पर खर्च होता था उससे कहीं सस्ते दामों पर हम वो लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद सकते थे। और जब तक कार्नला था तो उस पर अनाज पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे जिसके कारण वो महंगा होता था। जब कार्नला को हटा दिया गया तो उन्हें दूसरे देशों से सस्ता अनाज मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाए जाने वाला अनाज इस स्थिति में नहीं थे कि वे दूसरे देशों के जो आयात किया गया अनाज था वो बहुत सस्ता था, उसके आगे टिक सके। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के किसानों द्वारा उगाया जाने वाला अनाज नहीं था। इसी कारण से ब्रिटेन में उगाए गए अनाज की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई। कीमतें गिरी तो खाने पीने की चीज़ों की मांगें बढ़ने लगी, साथ में औद्योगिकरण से लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को और भोजन आयात करने की ज़रूरत पड़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया ने इस मांग को पूरा करने के लिए अपने वहाँ पर ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया और अनाज को बंदरगाह तक सही समय पर पहुँचाना ज़रूरी कर दिया। और अनाज को सही समय तक बंदरगाह तक पहुँचाने के लिए रेल की लाइनें बिछाई गई ताकि खेत से अनाज सीधा बंदरगाह तक पहुँचाया जा सके। और खेत पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बनाने की ज़रूरत भी महसूस हुई। इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से इन भागों तक पूंजी भी आने लगी। तो ये था एक कॉर्नलॉ के हटने का प्रभाव कि ब्रिटेन में जो ज़मींदारों द्वारा अनाज उगाया जा रहा था वो सस्ते आयातित अनाज का सामना नहीं कर पाया, जिस कारण वहाँ पर कीमतें बहुत बढ़ गई, अनाज की मांग बढ़ गई। अनाज की मांग बढ़ी तो दूसरे देशों ने उस मांग को पूरा करने के लिए खेती करना शुरू कर दिया। खेती करना शुरू किया तो उस खेती किए गए अनाज को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए रेल की लाइनें बिछाई गई और खेती करने के लिए उस खेती के आसपास के स्थान पर छोटे मोटे आबादी बसाने की ज़रूरत महसूस की गई। और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से वित्तीय सहायता भी आई। तो इस तरह दूसरे देशों से वित्तीय सहायता आ रही है तो पूंजी का आदान प्रदान हुआ, सामान का आदान प्रदान हुआ। तो ये एक वैश्वीकरण, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है कार्नला के हटने के प्रभाव से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मज़दूरों की कमी पड़ रही थी और इस कमी को पूरा करने के लिए भारी संख्या में लोग पलायन करके वहाँ पहुँचने लगे। दूसरे देशों से लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मज़दूरों की संख्या को पूरी करने के लिए पहुँच रहे थे। 19वीं सदी में लगभग 5 करोड़ लोग यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके थे। इस दौरान पूरी दुनिया के विभिन्न भागों से लगभग 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। 1890 का दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। इसके बाद श्रम के प्रभाव, पूंजी के प्रभाव और तकनीकी बदलाव के क्षेत्र में बड़े ही जटिल परिवर्तन हुए। तो हमने ये सब देखा। अब हम देखेंगे तकनीक की इसमें क्या भूमिका रही। इसी दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई। क्या भूमिका थी वो? इस युग में कुछ मुख्य तकनीकी खोज जैसे रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ने का काम किया। स्टीमशिप के कारण माल को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान हो गया और टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई। इससे आर्थिक लेन देन बेहतर रूप में होने लगा। तो ये तकनीक की भूमिका है विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, भूमंडलीकृत बनाने के लिए। 3 मुख्य तकनीकों के हमने जिक्र किया है, रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ। रेलवे ने क्या काम किया था? बंदरगाहों तक अनाज पहुंचाना आसान किया था। स्टीमशिप ने आसानी से जो बंदरगाह पर सामान आ गया उसको दूसरे देश तक कितनी भी दूरी तक पहुंचाना हो वो आसान किया था। और तीसरा था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के कारण देशों में एक दूसरे स्थान पर सूचना पहुंचाना आसान हो गया था। ये वो 3 तकनीकें थी जिसने भूमंडलीकृत विश्व के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और ऐसी चीज़ है जिसने भूमंडलीकृत विश्व के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है,
और वो है मीट का व्यापार। इसको हम देखेंगे मीट के व्यापार ने वो मंडलीकृत विश्व के बनने में क्या भूमिका निभाई। मीट का व्यापार इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि नई टेक्नोलॉजी ने किस तरह आम आदमी का जीवन बेहतर बना दिया। 1870 के दशक तक हम देखते थे, जब तक रेफ्रिजरेटर की टेक्नोलॉजी की शुरुआत नहीं हुई थी, तो उस समय तक मीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अमेरिका से यूरोप तक ले जाने के लिए जिंदा जानवरों को जहाज से ले जाना पड़ता था। अगर जानवर को मारकर जहाज़ में लेके जाए तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मीट ख़राब हो सकता था। इसलिए क्या करते थे कि अमेरिका से यूरोप तक जिंदे जानवरों को जहाज़ में चढ़ा के वहाँ तक ले जाते थे, और उस कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जिंदे जानवर थे, अधिक जगह लेते थे और कई जानवर रास्ते में बीमार हो जाते थे, मर जाते थे। इसके कारण यूरोप के ज़्यादातर लोग मीट नहीं खा पाते थे और सिर्फ अमीर लोग थे वो मीट खरीदते थे, और वहाँ पर मीट एक विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। लेकिन जब रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आई तो जानवरों को अमेरिका में हलाल किया जा सकता था, मतलब कि जिंदा जानवरों को यूरोप ले जाने की आवश्यकता नहीं, अमेरिका में हलाल किया, और प्रोसेस्ड मीट को यूरोप ले जाया जा सकता था रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से। इससे शिप में उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल संभव हो पाया। इससे यूरोप में मीट अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा। अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा तो वहाँ पर मीट की कीमतें गिर गई, और अब आम आदमी भी नियमित रूप से मीट खा सकता था। लोगों का पेट भरा होने के कारण देश में सामाजिक शांति आ गई। अब ब्रिटेन के लोग देश की उपनिवेशी महत्वाकांक्षा को गले उतारने को तैयार लगने लगे थे। मतलब कि मीट का व्यापार यानी कि रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी ने लोगों में इतनी बड़ी बदलाव किया। जब वहाँ पर मीट को ले जाना आसान हो गया तो मीट सस्ता हो गया, मीट सस्ता हो गया तो आम आदमी मीट खरीद सकता था और खा सकता था। जब मीट सभी व्यक्तियों को आसानी से मिलने लगा कम कीमतों पर, तो वो शांत हो गए तो वो ब्रिटेन की जो उपनिवेशी महत्वाकांक्षा थी उसको मानने के लिए तैयार हो गए, मतलब गुलाम बनने के लिए तैयार हो गए। अब हम देखेंगे 19वीं सदी का उत्तरार्ध और उपनिवेशवाद। एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी तो बेहतर हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उपनिवेशों के जो लोग थे उन पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को हम गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधा रेखा में हैं। क्यों है ये सीधी रेखा में? ऐसा लगता है ये सीधी रेखाएं किसी छात्र के द्वारा खींची गई हैं, लेकिन ये सीधी रेखाएं क्यों हैं हम देखते हैं। क्योंकि 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियों ने वो एक मुलाकात की, एक मीटिंग बर्लिन में की, और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांट लिया, और इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखा में बन गई हैं। तो ये है उपनिवेशवाद का प्रभाव, जिसके कारण अफ्रीकी महाद्वीप का नक्शे को देखें तो उनकी जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं, वो सीधी रेखा की तरह दिखती हैं। अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पर ज़मीन और खनिजों का अकूत भंडार था, अमेरिका की तरह ही। यूरोपीय लोग खनिज और बागानों से धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुँचे थे, लेकिन वहाँ मज़दूरों की भारी कमी झेलनी पड़ी। वहाँ एक बड़ी समस्या ये थी कि स्थानीय लोग मेहनत नहीं करना चाहते थे, चाहे उनको कितने भी पैसे दें, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी और वहाँ उपलब्ध संसाधनों की वजह से लोगों की ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। उन्हें इस बात से कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो पैसे कमाने के लिए दूसरों के लिए काम करें, तो वो पैसों के बदले में काम नहीं करते थे। ये यूरोपीय लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ा। तो यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। उन्होंने अफ्रीकी लोगों को रास्ते पर लाने के लिए लोगों पर इतना अधिक टैक्स लगा दिया कि उसे केवल वही अदा कर पाते जो खानों और बागानों में काम करते थे। दूसरी बात, उन्होंने उत्तराधिकार के कानून को भी बदल दिया। अब किसी भी परिवार का एक हिस्से से ज़मीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। तीसरी बात, इससे अन्य लोगों को मजदूरी करने पर बाध्य होना पड़ा। खान में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं दी गई थी। तो
ये सब काम किए यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन इससे काम नहीं बन पाया। काम बना किससे? एक बीमारी आई, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। रिंडरपेस्ट थी मवेशियों का प्लेग। तो रिंडरपेस्ट से पता चलता है कि एक ऐसी बीमारी जो मवेशियों में होने वाली है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी पूरे भूभाग की शक्ति में समीकरण बदल सकती है और उसमें पूरी तरह से बदलाव ला सकती है। रिंडरपेस्ट का प्रकोप देखते हैं हम। रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आगमन 1880 के दशक में हुआ। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा इन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई और 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया और अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब था रोजी रोटी पर खतरा। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जब अफ्रीकी लोग यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए कार्यों से नहीं टूटे, नहीं मजबूर हुए, तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने उनको मजदूरी करने के लिए मजबूर बना दिया। इस तरह मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोप को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। अब हम देखते हैं भारत में बंधुआ मजदूरों का पलायन। तो सबसे पहले हम जानेंगे बंधुआ मजदूर का क्या अर्थ है। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम करते हैं उनको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, तमिलनाडु, इन स्थानों के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों को मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस, फिजी भेजा गया। कई को सिलोन, जिसको अब श्रीलंका कहते हैं, मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। एजेंट उन्हें झूठे वादे करते थे और मजदूरों को ये भी पता नहीं होता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मजदूरों के लिए नई जगह बहुत डरावनी होती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे। उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। 1900 के दशक से भारत के राष्ट्रवादी लोग बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे और इस सिस्टम को 1921 तक समाप्त कर दिया गया। अब हम देखेंगे विदेशों में जो भारतीय व्यवसायी थे वो। भारत प्राचीन समय में काफ़ी नामी थे। भारत के नामी बैंक और व्यवसायियों में सबसे जो नामी है, शिकारपुर ऑफ नेट्टेकोटाई चेटियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के दूसरे भागों में पैसा भेजने के लिए उनका एक बहुत बढ़िया परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महान उपनिवेशी शासकों के साथ अमेरिका में भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फलते फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। भारत से उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप निर्यात होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत से आने वाले कॉटन के कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजार में भारी मात्रा में आने लगे और 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया और 1870 आते आते ये 3% रह गया। लेकिन 1812 से 71 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील यानी कि इंडिगो में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान अफीम था, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार किया गया माल उसका आयात भारत में बढ़ने लगा। इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया, यानी कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन। इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में हो गया, मतलब कि भारत के लोग
ब्रिटेन को कम सामान बेचते थे और वहाँ से अधिक सामान खरीदते थे, जिससे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख के लिए करता था और भारत में रहने वाले ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए उन सभी धनों का प्रयोग किया जाता था। भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर का पेंशन खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ और युद्ध काल की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है विश्व को भूमंडलीकृत बनाने में। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के कई मानवों में झकझोर कर रख दिया, मतलब कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस युद्ध में 90 लोग मारे गए, 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए। मरने वालों में या घायल होने वालों में ज़्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक उत्पादन करता है, मतलब कि नवयुवा लोग अधिक थे, क्योंकि नवयुवक ही युद्ध में लड़ सकते हैं, ना तो स्त्रियां युद्ध में लड़ सकती थी और ना ही बूढ़े युद्ध में लड़ सकते थे। इसलिए नवयुवक लोग युद्ध में गए और उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे अपाहिज हो गए, घायल हो गए। इससे यूरोप में जो अच्छी तरह काम करने वाले अच्छे शरीर वाले लोग थे, वैसे कामगारों की भारी कमी आ गई और कामगारों में कमी आने के कारण जब परिवार में कमाने वालों की संख्या घटने लगी तो यूरोप के लोगों की आमदनी घटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष तो युद्ध में शामिल हो गए। इसीलिए मजबूरन वहाँ पर कारखानों में महिलाओं ने काम करना आरंभ कर दिया। ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़े बदलाव की बात है, क्योंकि पहले विश्व में हमें ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। पुरुष का काम था कारखानों में काम करना, लेकिन जब पुरुष युद्धों में चले गए तो घरों के देखरेख के लिए, काम चलाने के लिए महिलाओं ने कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुष के काम माने जाते थे उन्हें अब महिलाएं कर रही थी। ये बहुत बड़ा बदलाव रहा विश्व के लिए। इस युद्ध के बाद दुनिया के कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूट गए। ब्रिटेन को युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका से कर्जा लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से एक अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। जो अमेरिका पहले अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बन गया, मतलब कि विश्व के सभी देशों पर उसने कर्जा दिया हुआ था। अब विदेशी सरकारों और लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिकी सरकार और उसके नागरिकों की विदेशों में ज़्यादा संपत्ति थी, मतलब कि विश्व के बाकी देशों को अमेरिका ने अधिक कर्ज दिया हुआ था। युद्ध के बाद के सुधार देख लेते हैं हम। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योग का विकास हुआ, क्योंकि सारे पश्चिमी देश युद्ध में जब व्यस्त हो गए तो जापान और भारत ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक उद्योग स्थापित किए और उनके उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने में बहुत परेशानी होने लगी और साथ ही ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान की टक्कर देने में अक्षम पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो गया और उसी समय जापान ने अपना औद्योगिक विकास कर लिया, जिसके कारण ब्रिटेन अब उसको जापान की टक्कर नहीं ले सकता था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर बहुत सारा कर्जा हो गया जो अमेरिका ने दिया हुआ था उसे। युद्ध के बाद ब्रिटेन में चीज़ों की मांग में तेज़ी आई, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी युद्ध के समय। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ मांग में गिरावट आई और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये थे युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ ब्रिटेन में। युद्ध से पहले हम देखते हैं कि यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभर के आ गया। मतलब कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ही बदल गई। जो पहले मुख्य निर्यातक थे वो तो युद्ध में लग गए और दूसरे देश निर्यातक के रूप में उभर कर सामने आ गए। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ यूरोप ने अपनी पुरानी पोजीशन वापस पानी चाहिए और गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इस कारण से जब यूरोप भी गेहूं की सप्लाई कर रहा है, अमेरिका भी सप्लाई कर रहा है, कनाडा भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, तो बाज़ार में बहुत अधिक गेहूं की खेप आ गई। और जब भी किसी चीज़ की मात्रा मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है
तो उसकी कीमतें गिर जाती हैं, और इसी तरह गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट आई, और गेहूं की कीमतों में भारी गिरावट आने के कारण ग्रामीण व्यवस्था है वो तबाह हो गई। अब हम देखेंगे बड़े पैमानों पर उत्पाद और उपभोग की शुरुआत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में युद्ध के बाद के झटकों से तेजी से निजात मिलना शुरू हो गया। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, लेकिन उनके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी। और जैसे हमने हेनरी फोर्ड की बात की थी, कार का उत्पादन 1919 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गया। इसी तरह से सामान जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, इनकी मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि हमने अभी इसमें देखा था कि अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे थे, इसलिए उनके पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसे थे। उनके पास खर्चा करने के लिए पैसे थे तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद खरीदते थे। उत्पादन ज़्यादा खरीदते थे तो उन उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी, और मांग बढ़ने लगी तो आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग की और हवा मिली। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरू कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार बन गया। इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी सुधरने का मौका मिला और पूरी दुनिया का व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा। और 1923 से हमने देखा 1900 अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखाता रहा, तो 1929 में लगभग आई एक विश्वव्यापी मंदी, और उसका कारण देखते हैं हम क्या क्या थे। सबसे पहला है ज़रूरत से ज़्यादा कृषि उत्पादन। 1920 के दशक में कृषि क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन एक अहम समस्या थी। कृषि उत्पादकों की अत्यधिक सप्लाई के कारण कीमतें अत्यधिक गिर गई। किसानों ने इसकी भरपाई के लिए और भी अधिक उत्पादन शुरू कर दिया। इसके कारण बाजार में कृषि उत्पादकों की बाढ़ आ गई, जिससे कीमतें और भी ज़्यादा नीचे आ गई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पाद सड़ने लगे। तो ये सबसे बड़ा कारण बना विश्वव्यापी मंदी का। अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी। कई यूरोपीय देश कर्जे के लिए अमेरिका पर बुरी तरह निर्भर थे, लेकिन अमेरिका के साहूकार थोड़ी सी बात पर घबराहट दिखाने लगते थे। 1928 के शुरुआती 6 महीने हम देखें अगर, तो अमेरिका द्वारा जो कर्ज दिया गया वो $100 करोड़ का था, लेकिन एक साल के भीतर यह राशि घटकर 24 करोड़ रह गई। अमेरिका द्वारा हाथ खींच लिए जाने के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। इससे कई बैंक तबाह हो गए, यूरोप की मुद्रा बर्बाद हो गई। इस दौरान ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भारी गिरावट आई और लैटिन अमेरिका का कृषि बाजार तेजी से लुढ़क गया। ये विश्वव्यापी मंदी थी और इसका विश्व पर प्रभाव था। इसी दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के लिए आयात पर लगने वाली ड्यूटी को दुगना कर दिया। इससे भी विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका पर पड़ा। कीमतें गिरती जा रही थी, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। अमेरिकी बैंकों ने कर्जे देने से कमी कर दी, पुराने कर्जे को वापस बुलाना शुरू कर दिया। लोगों की आमदनी घट गई और ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में आ गए कि पुराने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो गए। बेरोजगारी बढ़ गई, बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया और पैसे वसूलना असंभव होता जा रहा था। अमेरिका में हज़ारों बैंक दिवालिया हो गए। 1933 आते आते 4000 से अधिक बैंक बंद हो गए। 1929 से 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई। 1935 में ज़्यादातर देशों में थोड़ा सुधार शुरू हुआ। तो ये थी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और विश्व पर उसके प्रभाव। इस आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा हम ये देखेंगे। आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात घटकर आधा हो गया। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की कमी आई, मतलब कि भारत को भी आर्थिक मंदी की मार सहन करनी पड़ी। आर्थिक मंदी को देखते हैं हम। कृषि उत्पादकों की घटती कीमतों के बावजूद सरकार किसानों से
पहले दर पर ही लगान वसूलना चाहती थी। एक तरफ तो मंदी और सरकार चाहती थी कि जो लगान है वो उसी दर से हमें वसूल ले जा रहे हैं। इस तरह स्थिति में किसानों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। कई किसानों को अपनी जमा पूंजी निकालनी पड़ी और ज़मीन जेवर भी बेचने पड़े। इस तरह से भारत महंगी धातुओं का निर्यात बन गया। मतलब कि कर्जा चुकाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए भारत के किसान अपने जेवर, अपनी ज़मीन सस्ते दामों पर बेचने शुरू कर दिए। आर्थिक मंदी के कारण और महंगी धातुओं का निर्यात बन गया। भारत के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का उतना असर नहीं हुआ। कीमतें घटने के कारण शहर में रहने वाले लोग जीवन पहले से आसान हो गया। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के दबाव के कारण उद्योगों को अधिक संरक्षण मिलने लगा, जिससे उद्योग में अधिक निवेश हुआ। मतलब कि जो आर्थिक मंदी आई उसकी ज़्यादा मार भारत में किसानों को झेलनी पड़ी। शहर में रहने वाले लोगों का उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो हुआ उसको हम देखते हैं। युद्ध के बाद का समझौता क्या है। दूसरा विश्व युद्ध पहले की अपेक्षा में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह बर्बाद हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति में सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित हुए थे। पहला, पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक राजनीतिक सामरिक शक्ति के रूप में उदय। सोवियत यूनियन का एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद की जो संभावित सुधार हैं उन पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। पहली बात, औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना। पूंजी, सामान और कामगारों के प्रवाह पर बाहरी दुनिया के प्रभाव को नियंत्रित करना। ये दो बातें थी जिन पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। और इसी चर्चा के तहत हम देखेंगे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। 1944 की जुलाई में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना हुई। इस संस्था को सदस्य देशों के बाहरी नफ़े और नुकसान, मतलब फ़ायदे और नुकसान की देखभाल के लिए बनाया गया था। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की फंडिंग के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ब्रेटन वुड्स के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में हमें दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मिले। एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। IMF का काम था सदस्य देशों के फ़ायदे और नुकसान की देखभाल, और वर्ल्ड बैंक का काम था युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की फंडिंग करना। IMF और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। इसलिए युद्ध के बाद की आर्थिक प्रणाली को ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि युद्ध के बाद की जितनी भी आर्थिक प्रणाली थी उसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने 1947 में अपना काम शुरू कर दिया। इन संस्थाओं के लिए जो निर्णय लिए जाने थे वो पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के कंट्रोल में थी। मतलब कि पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर IMF और वर्ल्ड बैंक का प्रभाव था। और IMF और वर्ल्ड बैंक के जो निर्णय लिए जाते थे वो पश्चिम की औद्योगिक शक्ति वाले देशों के द्वारा लिए जाते थे। अहम मुद्दों पर तो अमेरिका का वीटो चलता था। मतलब कि अमेरिका का पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव हमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद देखने को मिलता है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आधार था विभिन्न मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर। डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया, जिसमें एक औंस सोने की कीमत थी $35। अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अलग अलग निर्धारित दरों पर रखा गया। ये थी विनिमय दर निर्धारित की गई। और ब्रेटन वुड्स का पूरा सिस्टम मुद्राओं की विनिमय दर पर टिका हुआ था। और ये विनिमय दर क्या थी वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। विनिमय दर में डॉलर की कीमत को तो सोने की कीमत से जोड़ा गया, जिसमें एक औंस सोने की कीमत $35 रखी गई। और दूसरे देशों की जो भी मुद्राएं थी उनकी डॉलर के मुकाबले में अलग अलग उनकी कीमत निर्धारित की गई। जैसे कि
वर्तमान समय में हम देखते हैं कि $1 के बदले भारतीय मुद्रा है उसके 70 या 75 रुपये देने पड़ते हैं। इसी तरह अलग अलग देशों की अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनकी कीमत डॉलर के बराबर में रखकर निर्धारित की जाती है, और डॉलर की कीमत सोने के साथ बराबर में रखकर निर्धारित की जाती है। 1 औंस सोने के बराबर में $35 रखा गया था उस समय। तो ये था विनिमय दर, IMF, वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ें। युद्ध के बाद के शुरुआती साल देखते हैं हम। ब्रेटन वुड सिस्टम ने पश्चिम के औद्योगिक देशों और जापान में एक अप्रत्याशित आर्थिक विकास के युग की शुरुआत की। 1950 से 1970 के बीच विश्व का व्यापार 8% की दर से बढ़ा और आमदनी लगभग 5% की दर से बढ़ी। ज़्यादातर औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से कम हुई। इससे पता चलता है कि इस अवधि में कितनी आर्थिक स्थिरता आई, मतलब कि शुरुआती सालों में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की। अब उसी समय एक और चर्चा का विषय था, उसको हम देख लेते हैं। उपनिवेशों का अंत और आज़ादी। दूसरे विश्व युद्ध के 2 दशकों के भीतर कई उपनिवेश आज़ाद हो गए, क्योंकि पश्चिमी देश जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम किया हुआ था, उपनिवेश बना हुआ था, वो दूसरे देश विश्व युद्ध के बाद इतने शक्तिशाली नहीं रह गए कि वो अपने उपनिवेशों पर कब्जा जमाए रखें। इस कारण से बहुत सारे देश आज़ाद होने शुरू हो गए और नए राष्ट्र सामने आए। शोषण के एक लंबे इतिहास के कारण ये देश भारी आर्थिक संकट में थे और शुरुआती दौर में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन इस स्थिति में नहीं थे कि इन देशों की मांग को पूरा कर सकें। इसी बीच यूरोप और जापान ने तेज़ी से तरक्की कर ली और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन से स्वतंत्र हो गए थे। 1950 के दशक के आखिर में आकर इन इंस्टीट्यूशन ने दुनिया के विकासशील देशों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। ये संस्थाएं पुरानी उपनिवेशी ताकतों के नियंत्रण में थी, इसलिए ज़्यादातर विकासशील देशों पर अभी भी इस बात का खतरा था कि पुरानी उपनिवेशी ताकतें उनका शोषण कर सकती हैं। मतलब कि जो नए स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र थे वो इस बात से डरे हुए थे कि जो पुरानी उपनिवेशी ताकतें हैं जिन्होंने उनको उपनिवेश बनाया हुआ था वो अभी भी उनका शोषण कर सकती हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नए आर्थिक ढांचे की मांग रखी गई। और ये मांग रखी थी G77 70 देशों का समूह था, और उनकी जो मुख्य मांगे थी वो प्रमुख मांगे ये थी: अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण, कच्चे माल की सही कीमत और विकसित बाजार में बेहतर पकड़। जो ये G77 देश का समूह था उन्होंने नई आर्थिक ढांचे की मांग रखी और इन मांगों में ये मांगे प्रमुख थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहली मांग है कि उनके जो प्राकृतिक साधन हैं उन पर उनका स्वयं का ही नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, उनके देश में जो कच्चा माल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें उस माल की सही कीमत मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, विकसित बाज़ार में उन्हें अपना माल बेचने के लिए वहाँ पर बेहतर पकड़ मिलनी चाहिए। तो ये था उपनिवेशवाद का अंत, आज़ादी, G77 के द्वारा एक नए आर्थिक ढांचे की मांग और उनकी मुख्य मांगे। ब्रेटन वुड्स का अंत और उपमंडलीकरण। 1960 आते आते विदेशों में अधिक दखलंदाजी करने के कारण अमेरिका की ताकत में कमी आने लगी। सोने की तुलना में डॉलर अपनी कीमत को बचा नहीं पा रहा था और इस तरह से निर्धारित जो विनिमय दर की प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। जो हमने देखी थी कि डॉलर एक औंस सोने के बदले में $35 की कीमत थी और विश्व के अन्य देशों की जो मुद्रा थी उसकी कीमत डॉलर के आधार पर निर्धारित की जाती थी। वो विनिमय दर की प्रणाली समाप्त हुई और अस्थायी विनिमय दर की परिपाटी शुरू हो गई। 1970 के दशक के मध्य के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था कई मायने में बदल गई। पहले विकासशील देश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से वित्तीय सहायता की मांग कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के कॉमर्शियल बैंकों और प्राइवेट लैंडिंग संस्थाओं से कर्ज लेने में बाध्य होना पड़ता था। इससे कई बार विकासशील देशों में कर्जे की समस्या, बेरोजगारी, गिरती आमदनी की समस्या खड़ी हो जाती थी। कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को इस तरह की कठिनाइयों का गुजरना पड़ा। मतलब कि ब्रेटन वुड्स का अंत और उपमंडलीकरण की शुरुआत, ये हमने देखा अभी।
1949 की क्रांति के बाद चीन बाकी दुनिया के देशों से अलग अलग पड़ गया था। अब चीन ने नई आर्थिक नीतियों को अपनाना शुरू किया और विश्व की अर्थव्यवस्था के करीब आने लगा। कई पूर्वी यूरोपीय देशों में सोवियत स्टाइल की कम्युनिज्म के पतन के बाद कई देशों विश्व की नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गए। चीन, भारत, ब्राज़ील, फिलीपींस, मलेशिया आदि देशों में पारिश्रमिक काफ़ी कम थी, इसलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को अपने उत्पाद बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। मतलब कि यहाँ पर मजदूरी थी वो बहुत कम थी, सस्ते मजदूर मिल जाते थे, जिस कारण अपने जो एमएनसी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो इन देशों में अपने उत्पाद बनाने के लिए अपने प्लांट लगाने शुरू किए, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी थी वो बहुत ही सस्ती थी। भारत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक महत्वपूर्ण हब बन गया। पिछले 2 दशकों में कई विकासशील देशों ने तेज़ी से वृद्धि की। भारत, चीन और ब्राज़ील इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और अंत में हम देखते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसकी मांग विकासशील देशों के द्वारा की गई थी विकसित देशों के खिलाफ, क्योंकि विकासशील देशों का मानना था कि विकसित देशों के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई गई है उसमें विकसित देशों को अधिक फ़ायदा है और विकासशील देशों को उतना फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए विकासशील देशों ने एक नई आर्थिक प्रणाली, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की, जिसको नियो का नाम दिया जाता है। उसको हम देख लेते हैं क्या क्या उसमें मुख्य बातें थी। विकासशील देशों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण मिले, विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले, तैयार माल को विकसित देशों के बाज़ार तक पहुंच मिले। मतलब कि विकासशील देश भी अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाज़ारों में आसानी से बेच सकें, ये उसकी मांग रखी गई थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में। नियो के लिए आवाज़ उठाई थी G77 समूह ने, और इसमें वे देश सम्मिलित थे जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था से जिन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ये थी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।